Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series, we are going to discuss Vision Eyes magazine of October month 2025. देखो इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अक्टूबर मंथ के 2025 के विजन मैगजीन को। ये बेसिकली मंथली मैगजीन है। तो बिफोर डिस्कसिंग, अगर आप इफ़ यू आर रीडिंग मंथली वाइज, ठीक है, अगर आप मंथली मैगजीन को पढ़ लेते हो तो आपको PT 365 जो हमारे प्रीलिम्स के पहले कुछ महीने पहले जो आते हैं ना, उसका कंटेंट से देखना है कि आपने मंथली से क्या पढ़ा है और आप टिक आउट कर लो कि इसमें कौन सा ऐसा है जो मंथली में आपने नहीं पढ़ा है और आप PT 365 को पढ़ सकते हो। और इन केस इफ़ यू आर नॉट रीडिंग, मतलब यू आर नॉट वेल वर्स्ड विथ योर मंथली मैगजीन, तो आपको PT 365 पढ़ना होगा। सो दिस इज द आंसर विच आई गिव कि वेदर वी शुड स्टडी द मंथली मैगजीन या फिर PT 365 से हो जाएगा। देखो दोनों ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे ऐसे भी हो सकता है ना कि आप मंथली मैगजीन पढ़ लेते हो और एक और कोई ओनली आइज का ले लो या फिर कोई और मैगजीन ले लो, इनसाइड का बहुत मोटा होता है, वो आप नहीं ले सकते हो, राइट। आप कोई और मैगजीन ले लेते हो, आप देख लेते हो कौन सा टॉपिक जो है जो इसमें दोनों में टैली नहीं कर रहा है और उस टॉपिक को आप रीड आउट कर लोगे, तो वो एक तरीका है। मतलब देखो कहीं से ना कहीं से आपको दो सोर्सेस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वे आई गेव माई आंसर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द सेकंड टाइम, क्योंकि देखो मेरा पूरा लेक्चर वीडियो जो है वो खत्म हो गया। मैंने अपलोड तो किया पर वो सेव ही नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया वो। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पढ़ेंगे, ओके। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिजन रिफॉर्म्स, ठीक है। प्रिजन में मतलब क्या रिफॉर्म्स लाया गया प्रिजन रिफॉर्म्स में। देखो रिसेंटली देखा जाए तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल देखते हैं, उन्होंने रिलीज़ किया है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेसिकली रिलीज़ किया है, जो 2023 में ये रिपोर्ट आया था। प्रिजन या फिर प्रिजन जो है मतलब पर्सन जो है वो डिटेन किए जाते हैं इन स्टेट, वो किसके सब्जेक्ट में आता है, वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। मतलब प्रिजन या फिर पर्सन जो डिटेन किए जाते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं एंट्री 4 में, और शेड्यूल आप देखोगे तो शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है प्रिजन का और प्रिजनर्स का, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है या फिर तो यूटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है या तो यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अब देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे मैंने अभी आपको बताया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसी तरह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया कि उन्होंने प्रोवाइड किया रेगुलर गाइडेंस जो सपोर्ट करेगा स्टेट को और यूटी को। किसमें, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो रिलेट करते हैं प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। मतलब वो किसने जारी किया है, MHA ने बेसिकली जारी किया है, स्टेट और यूटी को बता रहा है, ठीक है। अर्लियर देखा जाए तो प्रिजन जो है वो गवर्न किया जाता था प्रिजन एक्ट 1894 से और प्रिजन मैनुअल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रिपेयर किया मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023, जो बेसिकली सर्व करेगा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब वो क्या है, वो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है किसके लिए, स्टेट्स के लिए, जो रिफॉर्म लाएगा ब्रिटिश एरा लॉ को। अब मॉडर्न आप देखोगे ना, मॉडल क्या है प्रिजन एक्ट 2023 का, तो वो एसिमुलेट करता है रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ प्रिजन एक्ट 1900 और ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं नीड क्या है प्रिजन रिफॉर्म्स PSI 2023 का। तो देखो ये क्या करता है, ये हाई अंडर ट्रायल्स, मतलब देखो बहुत ज़्यादा अंडर ट्रायल्स है, मतलब अभी जेल इनमेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा जेल में लोग हैं, जैसे कि देखो कितना है 73.5% जेल इनमेट्स है। तो उनके लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन तो चाहिए ही, क्योंकि न्यू एरा के लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो न्यू एरा का रूल एंड रेगुलेशन होना भी चाहिए, राइट। ओवर क्राउडिंग है, तो देखो नेशनल ऑक्यूपेंसी जो है उसके 120% से ज़्यादा है। मतलब नेशनल ऑक्यूपेंसी आप देखोगे तो 100% होना चाहिए, तो कितना है 120.8%, मतलब लगभग 20.8% ज़्यादा है। दिल्ली में कितना है तो 200.2% है। स्टाफ वैकेंसी आप देखोगे तो 32.78% है ऑफ प्रिजन स्टाफ पोस्ट। फिर पोस्ट स्टाफ ट्रेनिंग आप देखोगे तो बेसिकली 20.6% है। जेल स्टाफ जो गेट रिफ्रेश, मतलब जो गॉट रिफ्रेशर्स या फिर स्पेशलाइज रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स, मतलब उनके पास जो स्टाफ वहाँ पे हैं उनको सिर्फ 20% ही ऐसे जो हैं जो जिनको ट्रेनिंग मिल पाया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। फिर इनएडिक्वेट वुमेंस फैसिलिटी, तो वुमेन फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको अलग जेल होना चाहिए, अलग एक्स्ट्रा सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कम से कम काम, मतलब डे टू डे रूटीन वाला वो अलग फैसिलिटी देना चाहिए, लेकिन वो भी शायद नहीं हो पाता है। देखो सिर्फ 35 वुमेन जेल जो है 21,500, मतलब ओनली 35 वुमेन जेल्स फॉर 21,500 प्लस इनमेट्स, और नो सेपरेट जेल इन 20 स्टेट्स एंड यूटीज़। कोई सेपरेट मतलब मेल फीमेल का अलग अलग जेल भी नहीं है। वीक रिहैबिलिटेशन एफर्ट है, मतलब 2,245 कन्विक्टेड इनमेट्स रिहैबिलिटेटेड ओनली, ठीक है, सिर्फ इतना ही हुआ। अब देखो यहाँ पे जुडिशियल आप देखोगे प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू प्रिजन में सबसे पहले सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस्टेब्लिश करना है ओपन प्रिजन, मतलब इस वन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप
ओपन प्रिजन स्टैब्लिश करते हो, ये एक रीज़न है जो ओवर क्राउडिंग को कम कर सकता है और रिहेबिलिटेशन को प्रमोट कर सकता है। ये बेसिकली इस जजमेंट में आया। उसके बाद एक ओपन प्रिजन जो है ना, वो क्या है, पेनल स्टैब्लिशमेंट है इन विच प्रिजनर जो है वो सर्व करते हैं अपने सेंटेंस विथ मिनिमम सुपरविजन और पेरीमीटर सिक्योरिटी और नॉट लॉक्ड अप, मतलब वो लॉक नहीं रहते हैं प्रिजन सेल में, बल्कि एक फोर्टिफाइड एरिया रहता है, मतलब लंबे बाउंड्री वाला रीजन रहता है जहाँ पे बहुत सारे प्रिजन रहते हैं, ठीक है। फिर ओनली वन ओपन पर्सन मॉडल वाज अडॉप्टेड इन राजस्थान, ये राजस्थान में अडॉप्ट हुआ था। उसके बाद हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 किसी भी इंसान का, जो रिजल्ट रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन, मतलब बहुत ज़्यादा भी अंडर ट्रायल मतलब केस फंसा हुआ है तो वो लोग तो अभी फंसे ही हुए हैं, तो उनको कैसे निकालोगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 में आता है कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए। अब देखो मेजर्स क्या है, तो मेजर्स टेकन फॉर प्रिजन रिफॉर्म, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया मॉडल प्रिंसिपल मैनुअल 2016 रूल और मॉडल प्रिंसिपल एंड करेक्शन सर्विस एक्ट 2023। ये बेसिकली क्या करेगा, एड्रेस करेगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन द प्रिजन अक्रॉस द कंट्री, मतलब देखो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीके के भी होता है। तो इसमें से बेसिकली MHA ने अमेंड किया है मॉडल प्रिंसिपल मैनुअल 2016, जो बेसिकली देखा जाए तो क्या करेगा, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगा, ठीक है, उसमें उसको एडमिनिस्टर करेगा। अमेंडमेंट जो है हैव बीन मेड इन कॉम्प्लायंस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजन इन सुकमा संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस। देखो मॉडर्न प्रिंसिपल मैनुअल 2016 जो है, इसका एम क्या है, मॉडल प्रिंसिपल मैनुअल 2016, इसका एम क्या है, तो लाना है ए बेसिक यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, तो लॉ सबके लिए एक हो, ये मॉडल प्रिंसिपल मैनुअल 2016 में लाया गया। रूल्स रेगुलेशंस गवर्न करना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स और मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑल ओवर द कंट्री। अब क्या है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम में सबसे पहले ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट यूटीज फॉर एक्सटेंडिंग द रिलीफ टू पुअर प्रिजनर्स हु आर अनेबल टू सिक्योर बेल, और रिलीज करना है फ्रॉम प्रिजन्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन्स ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कंस्टेंट्स। अब देखो ई प्रिजन प्रोजेक्ट ये क्या है, ये बेसिकली इट सप्लीमेंट्स प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सप्लीमेंट करता है प्रिजनर का इंफॉर्मेशन और उसके मैनेजमेंट सिस्टम को, और डेवलप करता है, मतलब डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, वो जो प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच किसके लिए, फॉर रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग द प्रिजनर्स इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्रिजनर का इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और मैनेज करना, ये बेसिकली ई प्रिजनर प्रोजेक्ट्स के हेल्प से किया जा रहा है, और जनरेट करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। अब मॉडर्नाइजेशन क्या है ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट का, तो ये एम करता है फिल करना है एग्जिस्टिंग गैप इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जेल्स और प्रोवाइड न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल इन लाइन विथ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज। फास्टर का मतलब फास्ट एंड सिक्योरिटी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो रिजॉल्व करता है डिले कहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑफ बेल ऑर्डर फॉर कोर्ट टू प्रिजन अथॉरिटीज़। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं रिकमेंडेशन का, तो ये फॉलो करना है सुप्रीम कोर्ट का 3 प्रिंसिपल रिगार्डिंग द इम्प्रिजनमेंट एंड कस्टडी। देखो पहला क्या है, ए पर्सन जो है प्रिजन में वो डज नॉट बिकम अ नॉन पर्सन, मतलब अगर एक इंसान प्रिजन में रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, मतलब ही होल्ड्स ऑल हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सेकंड देखो पर्सन जो है प्रिजन में है वो एंटाइटल टू है ऑल ह्यूमन राइट्स, जो यहाँ पे लिखा गया, और लिमिटेशंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। साथ ही साथ थर्ड में देखा जाए तो कोई भी जुरिडिक्शंस और फॉर द एग्रीवेटिंग द सफरिंग ऑलरेडी इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ इनकारक्रेशंस, ठीक है। अब देखो रिकमेंडेशन क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का, तो देखो यूटिलाइज करना है टेक्नोलॉजी, जैसे कि ट्रेसेबल ब्रेसलेट होना चाहिए, मतलब उसके पास एक ब्रेसलेट होना चाहिए जो कहीं भी वो रहे वो ट्रेस किया जा सके, जो उनको ट्रैक करेगा प्रिजनर ऑन बेल। अब देखो रिनोवेट करना है कॉलोनियल एरा प्रिजन को, मतलब बहुत पुराना जो प्रिजन है उसको रिनोवेट करो, प्रिजर्व करो देयर हेरिटेज और अर्न रेवेन्यू बाई एनकरेजिंग टूरिज्म। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट अ प्रिजन डेवलपमेंट फंड, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या डेवलप करना चाहिए, प्रिजन डेवलपमेंट फंड, किसके लिए, फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिजनर्स। साथ ही साथ रिकमेंडेशन क्या है जस्टिस AN मुल्ला कमेटी का, एक जस्टिस AN मुल्ला कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले होगा इसमें सेटअप करना है ऑल इंडिया सर्विसेज कॉल्ड इंडियन प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज, एक ऑल इंडिया सर्विस आना चाहिए जिसका नाम क्या होगा, इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज। उसके बाद आफ्टर केयर जो है, मतलब आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन और प्रोबेशन जो है टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिजन सर्विसेज, वो किसका होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए प्रिजन सर्विसेज का। उसके बाद आगे देखते हैं प्रेस एंड पब्लिक जो है टू बी अलाउड इनसाइड प्रिजन एंड अलाइड करेक्शनल
इंस्टीट्यूशन पीरियोडिकली। फिर अंडर ट्रायल जो है इन जेल टू बी रिड्यूस टू बेयर मिनिमम। अंडर ट्रायल मतलब जेल के अंदर कोई तरह का, मतलब अंडर ट्रायल में समझ रहे हो ना, उनको मतलब मारपीट के ऐसे निकाला इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, वो रिड्यूस करना चाहिए बेयर मिनिमम। एंड दे केप्ट अवे फ्रॉम द कन्विक्ट। अब देखो रिकमेंडेशन क्या है जस्टिस अमितवा रॉय कमेटी का, तो इस्टेब्लिश करना है स्पेशलिस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट इज़ द बेस्ट वे, मतलब वो एक सबसे आसान तरीका है प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कि जितने जल्दी आप कन्विक्ट को सजा दे दोगे और जितना जल्दी अंडर ट्रायल को आप हटाओगे ना, उतना लोगों का फंडामेंटल राइट्स भी कंजर्व रहेगा और जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा भी मिल जाएगी, राइट। देखो बेसिकली हैंडल करना है पेटी ऑफेंसेस और कॉज केसेस पेंडिंग फॉर 5 ईयर्स, मतलब बहुत पुराना केसेस भी है ना, जिससे क्या होता है इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, इकोनॉमिक लॉस भी हो जा रहा है, सोशल अपलिफ्टमेंट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो केस में फंसा हुआ है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से तुरंत आप सॉल्व करो प्रॉब्लम को, मतलब जजमेंट थोड़ा जल्दी करना चाहिए, राइट। फिर यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर प्रोडक्शंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स और सिक पर्सन इन द कोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव वुमेन्स प्रिजन, मतलब मेडिकल वार्ड फॉर फीमेल इनमेट्स और फॉर्मुलेशंस ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर प्रिजनर एक्सेट्रा। उसके बाद मैंडेटरी सेग्रीगेशन ऑफ अंडर ट्रायल, मतलब कन्विक्ट करना है पहली बार ऑफेंडर, मतलब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को विद द पर्सन टू रिड्यूस द वायलेंस। अब कंक्लूजन देखते हैं, तो मॉडल प्रिजन और करेक्शन सर्विस एक्ट 2023, ये बेसिकली रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस को, जो बेसिकली जस्टिस जो है मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड पनिशमेंट, जो इनकम्पास करेगा डिग्निटी और रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन बाय हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी। स्ट्रेंथन करना है ह्यूमन रिसोर्सेज को और साथ ही साथ फॉस्टर करना है एम्पैथी ड्रिवन करेक्शनल प्रैक्टिसेस को, प्रिजन्स को, और इवॉल्व करेगा इनटू ट्रू इंफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन जो दैट प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर कंस्ट्रक्टिव री एंट्री इनटू द सोसाइटी। ठीक है, ये कंक्लूजन था, एज एन यू कैन से वे फॉरवर्ड किस तरह आपको लिखना है, यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट, फिर से आप एक बार देख सकते हो उसको, है ना। अब देखो एनसीआरबी, तो एनसीआरबी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बेसिकली ओरिजिन है 1986 का, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी। टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन में आया था नेशनल पुलिस कमीशन 1977, 1981 एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985। मिनिस्ट्री आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडरगत आता है ये। डेटा रिपोजिटरी आप देखोगे तो ये बेसिकली ये क्या करता है, ये रिपोजिटरी है इन्फॉर्मेशन का ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, जो असिस्ट करता है इन्वेस्टिगेटर को। जैसे कि देखो नेशनल डेटाबेस फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर NDSO का ये एग्जांपल है, ये भी क्या करता है, रिपोजिटरी मतलब इन्फॉर्मेशन रखता है क्राइम्स का और क्रिमिनल्स का। फिर नेशनल वारफेयर, मतलब की फंक्शन इसका नेशनल वारफेयर भी है। जैसे कि देखो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखता है ऑफ इंडियंस और फॉरेनर क्रिमिनल्स। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NAFIS बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया गया था NCRB के साथ, जो प्रोवाइड करेगा सर्चेबल डेटाबेस को, मतलब जैसे देखो ये बेसिकली डेटा रखता है, डेटा रखने का काम आता है। कोऑर्डिनेशन आप देखोगे तो बेसिकली ये सेंटर नोडल एजेंसी है, किसके लिए, फॉर क्राइम क्रिमिनल ट्रैक करता है नेटवर्क और सिस्टम को। पब्लिकेशन देखोगे तो ये बेसिकली पब्लिश करता है एनुअल नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स, जो इंक्लूड करता है क्रिमिनल क्राइम इन इंडिया और एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड इन इंडिया एंड प्रिजन स्टैटिस्टिक्स। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023। तो रिसेंटली देखोगे ना तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो है पब्लिश किया गया था एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 की हाईलाइट्स अब देखोगे रिपोर्ट का, तो ओवरऑल केसेस रजिस्टर्ड में कॉग्निजेबल क्राइम जो है, मतलब वैसा क्राइम जो कि अरेस्ट करने के टाइम पे वारंट नहीं चाहिए, कॉग्निजेबल क्राइम उसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कौन सा क्राइम कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। तो कॉग्निजेबल क्राइम वैसा है ना जिसमें आपको अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। सो एन इंक्रीज इन 7.2% ओवर 2022। तो आप देखो कॉग्निजेबल क्राइम जो है वो बढ़ गया है कितने रेट पे, 7.2% ओवर 2022। और ये जो इक्वेट करता है क्राइम जो काउंटर करेगा एवरी 5 सेकेंड को, मतलब हर 5 सेकेंड में एक क्राइम हो रहा है। अब देखो साइबर क्राइम के बारे में देखते हैं, तो रजिस्टर्ड केसेस जो है वो सर्ज है, मतलब केस रजिस्टर्ड आप देखोगे तो बढ़ गया है 31.2% के हिसाब से ओवर 2022। और देखो ये प्रिडोमिनेंट है, मोटिव बिहाइंड दिस क्राइम वाज फ्रॉड फॉलोड बाय सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब देखो फ्रॉड भी था और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी ये था। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब ST, तो देखो इसमें देखा गया है कि 28.8% इंक्रीज इन केसेस रजिस्टर्ड है। कितना, 28.8%, बेसिकली लार्जली एट्रीब्यूटेड है टू एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। अब देखो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में देखोगे तो ये इंक्रीज किया है 9.2% के हिसाब से ओवर 2022। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं अगेंस्ट, मतलब ऑन किडनैपिंग और
एबडक्शन मतलब ज़्यादा किडनैपिंग में ही केसेस ज़्यादा रजिस्टर किया गया है। फॉलो किया गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट। अब देखो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देखा जाए तो सॉ है मार्जिनल इंक्रीज ऑफ 0.7% ओवर 2022। अब देखो नेक्स्ट हमारा है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। रिसेंटली देखोगे ना तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो है ये पब्लिश करता है एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। इसका की हाईलाइट अब देखोगे ना बेसिकली इंक्रीज इन सुसाइड्स में टोटल नंबर ऑफ सुसाइड जो है वो कितना परसेंट से इंक्रीज़ किया है 0.3% से 2023 में एज़ कम्पेयर टू 2022, है ना। ये तो एकदम ले मैन में मैंने बताया तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ एक बार। रिपोर्ट जो सुसाइड का है वो इंक्रीज़ किया है 0.3% से, और रेट ऑफ सुसाइड जो है ये डिक्रीज़ किया है 0.8%, मतलब ज़्यादा रेट में होता था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, इंक्रीज़ है पर रेट कम है एज इन 2023 ओवर 2022। अब रेट ऑफ सुसाइड रेट तो मतलब देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट है, फिर उसके बाद सिक्किम का है, उसके बाद केरला का है। अब देखो सिटी जो है हाईएस्ट सुसाइड रेट देखा गया है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया सुसाइड रेट, और स्टेट जो है विथ हायर परसेंटेज शेयर ऑफ सुसाइड में सबसे पहले आता है महाराष्ट्र जिसका हाईएस्ट है, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड आफ्टर दैट कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। मेल में देखोगे मतलब मेल इज टू फीमेल रेशियो में तो 72.8% जो है वो मेल का सुसाइड है एज कम्पेयर टू फीमेल का 27.72% है। मेजर कॉज अब देखोगे सुसाइड का तो फैमिली प्रॉब्लम कितना परसेंट 31.9% है, अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इलनेस 19.0%, ड्रग अब्यूज अल्कोहलिक एडिक्शन 7%, मैरिज रिलेटेड इश्यूज 5.3%, लव अफेयर्स 4.7%, बैंक्रप्सी ऑफ इंडेप्टनेस 3.8%, अनएम्प्लॉयमेंट 1.8%, फेलियर इन एग्जामिनेशन 1.4%। फार्मर सुसाइड अब देखोगे ना तो देखो टोटल ऑफ कितना है तो 10,786 पर्सन जो है वो अकाउंट करते हैं फॉर 6.3% ऑफ टोटल सुसाइड विक्टिम्स। उसके बाद जीरो सुसाइड ऑफ फार्मर कल्टीवेटर या फिर एग्रीकल्चरल लेबर देखा जाए तो जीरो सुसाइड देखा गया फार्मर का, कल्टीवेटर का, एग्रीकल्चर लेबर का, तो कहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इनिशिएटिव क्या लिया गया है जो प्रिवेंट करेगा सुसाइड को, तो इनिशिएटिव में सबसे पहला इनिशिएटिव है हमारा नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 जो एम करता है रिड्यूस करना है सुसाइड मोर्टेलिटी को बाय 10% बाय 2030। फिर टेलीमानस मतलब क्या है तो मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा 24/7 फ्री टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट, और नेशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम मतलब NMHP ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा एक्सेसिबल डिसेंट्रलाइज्ड मेंटल हेल्थ केयर। उसके बाद मनोदर्पण मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग्स ऑफ द स्टूडेंट टीचर एंड फैमिलीज। अब देखो IT अमेंडमेंट रूल 2025, देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI जो है वो प्रपोज करता है कि अमेंड करना है IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 को, मतलब IT रूल्स को अब अमेंड करना है, ये MITI के द्वारा बोला गया है। देखो देखा जाए तो ये क्या करता है वो चेक करता है मिसयूज ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डीप फेक, मतलब वैसे इन्फॉर्मेशन जो गलत है उस इन्फॉर्मेशन को अगर कोई ला रहा है, कोई बना रहा है तो उसको क्या करना है, उसको रोकना है। अब देखो मोर इन न्यूज़ अब देखोगे ना तो अमेंडमेंट रूल जो है वो क्या करता है शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम November 15, 2025 and can be called an Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rule 2025। देखो प्रपोज्ड अमेंडमेंट अब देखोगे तो इसका एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है ड्यू टू डिलीजेंस ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब डिलीजेंस और ऑब्लिगेशन जितने भी प्रॉब्लम लाया गया है इंटरमीडियरीज द्वारा, इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। पर्टिकुलरली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में ये प्रॉब्लम लाया गया उस नेटवर्क में, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब देखो अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा जाए तो इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 ये क्या कहता है कि ओरिजिनली जो नोटिफाई किया गया था 2021 को एंड सब्सिक्वेंटली अमेंड किया था 2022 में और 2023 में। देखो प्रेस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या बताया गया था, देखो ऐसा फ्रेमवर्क लाना है जो रेगुलेशन फॉर कंटेंट ऑफ ऑनलाइन पब्लिशर्स, मतलब इस ऑनलाइन कंटेंट को कौन पब्लिश कर रहा है ना आपको उसमें ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट और क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट, ये सब कंटेंट को कौन ला रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है उस पर ध्यान देना है। साथ ही साथ ड्यू डिलीजेंस ऑब्लिगेशंस ऑन इंटरमीडियरीज में इंक्लूडिंग SMI का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था ना कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को मतलब द ड्यू डिलीजेंस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग SMIs जो जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योर करना है ऑनलाइन सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और अकाउंटेबिलिटी को। उसके बाद डिफाइंस SMI एंड SSMIS
देखो SMI का मतलब क्या है कि इंटरमीडियरीज जो प्राइमरली और सोलली इनेबल करता है ऑनलाइन इंटरेक्शन को बिटवीन टू और मोर यूजर्स और अलाउ करता है कि क्रिएट करना है, अपलोड करना है, शेयर करना है, डिसमिनेट करना है, मॉडिफाई करना है, एक्सेस करना है इन्फॉर्मेशन को यूजिंग इट एज अ सर्विसेज। SSMI जो है इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो है वो क्या करता है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर को इन इंडिया अबव सच थ्रेशोल्ड्स आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब की फीचर देखते हैं जो प्रपोज किया गया अमेंडमेंट के साथ। तो देखो एस्पेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, उसको आप डिफाइन करना है सिंथेटिकली जनरेट इन्फॉर्मेशन को, मतलब वैसा इन्फॉर्मेशन जो आर्टिफिशियली या फिर एल्गोरिथमिकली जनरेट किया गया है, क्रिएट किया गया है या फिर मॉडिफाई किया गया है, ऑल्टर किया गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन सच अ वे, इस तरह कि वो रीजनेबली ऑथेंटिक लगने लगे। जैसे कि अभी देखो बहुत रिसेंट में खान सर का एक वीडियो आया था कि मैंने आरजेडी को वोट दिया है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो अब उसको देखना, अभी बिहार इलेक्शन हुआ है ना, उसमें मैंने देखा, मुझे भी लगा कि सही है भाई। उस वक्त खान सर ने अपने क्लास में उसको एज इन बताया कि नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, आई हैवंट डन दैट, सो दैट्स अ थिंग। मतलब एकदम लग ही नहीं रहा है कि वीडियो वो जनरेटर, पता नहीं वो सही है या गलत है, बट स्टिल इट्स, मैंने बस एक ही बार स्क्रॉल किया तो मैंने देख लिया था वो रील्स में, है ना। अब देखो ड्यू डिलीजेंस इन रिलेशंस ऑफ SGI, मतलब सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन का ड्यू डिलीजेंस रिलेशन में देखो मैंडेट करता है कि इंटरमीडियरी जो है वो ऑफर करेंगे कंप्यूटर रिसोर्सेज, इनेबल करेंगे क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ SGI, और साथ ही साथ इंश्योर करेंगे इन्फॉर्मेशन को जो कि लेबल्ड है ऑन एम्बेडेड विथ परमानेंट यूनिक मेटाडेटा और आइडेंटिफायर। अगर इन केस ऑफ वर्चुअल कंटेंट, अगर वर्चुअल कंटेंट है तो लेबल जो है वो क्या करेगा, कवर एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। साथ ही साथ केस ऑफ ऑडियो कंटेंट देखा जाए तो इट शुड कवर द इनिशियल 10% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन। लेबल और आइडेंटिफायर जो देखा जाएगा वो मस्ट इनेबल इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंटेंट और कंटेंट एज SGI। उसके बाद देखो प्रोहिबिट इंटरमीडियरीज, मतलब फ्रॉम मॉडिफाइंग, सप्रेसिंग और रिमूविंग सच लेबल्स और आइडेंटिफायर्स। अब देखो इन्हांस्ड ऑब्लिगेशन ऑफ SSMI देखते हैं तो इट रिक्वायर्स SSMI 2, मतलब क्या है, ये बेसिकली ऑब्टेन करेगा यूज़र डिक्लेरेशन और वेदर अपलोडेड इन्फॉर्मेशन इज सिस्टमेटिकली जनरेटेड। साथ ही साथ डिप्लॉय करेगा रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट टेक्निकल मेजर्स जो इंक्लूड करेगा ऑटोमेटेड टूल्स और अदर सुटेबल मैकेनिज्म जो वेरीफाई करेगा सच डिक्लेरेशन को। साथ ही साथ इंश्योर करेगा SGI जो ये क्लियरली और प्रॉम्प्टली और या फिर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करेगा विथ अप्रोप्रिएट लेबल और नोटिस। साथ ही साथ अगर ये फेल होता है कॉम्प्लीमेशन को, मतलब अगर फेल टू कॉम्प्लीफाई कॉम्प्ली तो मतलब अगर वो जो बोला है वो नहीं कर पाता है तो कंप्लाई जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, तो प्लेटफॉर्म में वो प्लेटफॉर्म जो है वो अपना लीगल इम्यूनिटी लूज कर देगा एंड दे इंजॉय फ्रॉम द थर्ड पार्टी कंटेंट। अब देखो सीनियर लेवल ऑथराइजेशन, मतलब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एनी इंटीमेशंस टू इंटरमीडियरीज फॉर द रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन कैन नाउ ओनली बी इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया जा सकता है, तो सीनियर ऑफिसर एट अ जॉइंट सेक्रेटरी रैंक और अबव, मतलब सीनियर सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी इन सेंट्रल मिनिस्ट्री और देयर इक्विवेलेंट इन स्टेट, और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG या फिर उससे ऊपर के पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस फोर्स है ना, वही क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही रिमूव कर सकते हैं। अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी इशूड बाय, उनके द्वारा ये इशू किया जा सकता है। चैलेंजेस क्या है इन आइडेंटिफाइंग AI जनरेटेड कंटेंट, तो देखो लैक ऑफ बेंचमार्क है, मतलब देखो एग्जिस्टिंग AI डिटेक्टर जो है वो एक्चुअली में बेंचमार्क मतलब लिमिटेशंस नहीं बता रहा है ना कि ये प्रॉब्लम ये इतना से इतना ही होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग AI डिटेक्टर जो है ना उसके पास हाई एरर रेट्स है ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क, उसके पास एक लिमिटेशन नहीं है, दस ऑफन लीड्स टू फॉल्स पॉजिटिव जैसे फ्लैग करता है ह्यूमन कंटेंट एंड AI, और फॉल्स नेगेटिव दैट इज फेलियर टू आइडेंटिफाई AI जनरेटेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, मतलब वो AI जनरेटेड टेक्स्ट जो है वो मतलब सही है या गलत है इसका मतलब राइट रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पा रहा है। उसके बाद लैक ऑफ कैपेसिटी में शेयर वॉल्यूम ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट जो है वो एक्सीड करता है प्रोसीडिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को ऑफ मोस्ट डिटेक्शन सिस्टम, फर्दर स्केल करता है डिटेक्शन सिस्टम विद पोस्ट फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब एनोनिमिटी अब देखोगे तो AI जनरेटेड कंटेंट जो है या फिर डीप फेक जो है कैन मेड एनोनिमसली और हाउस्ड ऑन फॉरेन सर्वर्स। साथ ही साथ फर्दर देखा जाए तो लैक ऑफ यूनिफाइड लॉ और रेगुलेटरी मैकेनिज्म हिंडर करेगा क्रॉस बॉर्डर वेरिफिकेशन और ट्रांसिबिलिटी को। अब इम परसेप्टिबिलिटी जो है मतलब जेन AI जो है मतलब जनरेटिव AI वो जनरेट करता है कंटेंट को, ब्लेंड करता है सिमलेसली और ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट को, मतलब ब्लेंड करता है मतलब एक साथ मिलाता है
जैसे कि आयरन मैन और बैटमैन को आप एक साथ मिला सकते हो एआई से, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। उसके बाद उस मूवी को आप एक साथ मिला के आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कौन करेगा, ये एआई करेगा, ब्लेंड करता है सिमलेसली ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट को, और साथ ही साथ चैलेंज करता है डिटेक्शन ऑफ सिस्टम टू आइडेंटिफाई, मतलब उसको आप डिटेक्ट करके बताओ कि ये सही है या गलत है। अब जो एग्जाम्पल देखोगे तो लाइक मिड जर्नी या फिर डल ई एंड स्टेबल डिफ्यूजन कैन जनरेट हाइपर रियलिस्टिक इमेज दैट कैन ऑफन डिफिकल्ट, मतलब दैट आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज एआई जनरेटेड। उसके बाद देखो बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्राइवेसी में सबसे पहले डिटेक्शन करना है, मतलब डिटेक्ट करना है मैकेनिज्म ऑफन रेजेस प्राइवेसी कंसर्न ड्यू टू मेटाडेटा ट्रेसिंग और ओवर रेगुलेशन कुड constrain AI innovation, while under the regulation risk unchecked spread of misinformation। अब देखो नीड क्या है, नीड टू लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट। कैसे आप, मतलब क्या नीड है कि लेबल करना होगा आपको। सबसे पहले प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन और डिफेक्ट। प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, प्रिवेंट करता है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को, स्ट्रेंथन करता है अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रेसेबिलिटी एंड लाइबिलिटी असेसमेंट। फिर साथ ही साथ एजुकेशनल और रिसर्च इंटीग्रिटी को हेल्प करता है, अपहोल्ड करता है एकेडमिक ऑनेस्टी को, इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन यूज्ड इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। अब देखो क्या है इनिशिएटिव टू टैकल डीप फेक। क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है कि डीप फेक को रोका जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है एडवाइजरी ऑन डिस्क्लोजर ऑफ एसजीआई, जो एसजीआई को डिस्क्लोज करेगा एआई जनरेटेड कंटेंट को ड्यूरिंग इलेक्शन। ऑल पॉलिटिकल पार्टी शेड इंश्योर दैट, वो सब पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर करे कि देखो जो डिस्क्लोज करे, मतलब डिस्क्लोज करे जो भी इंफॉर्मेशन एआई जनरेटेड है वो पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यही कह रहा है ना। उसके बाद एनी सिस्टमेटिकली जनरेटेड एआई अल्टर्ड इमेज, मतलब कोई भी सिस्टम से आप जनरेट करते हो या फिर पीसी से, मोबाइल से जनरेट करते हो एआई इमेज, एआई अल्टर्ड इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो यूज़ किया गया है डिसमिनेटेड फॉर कैंपिंग, मतलब कैंपिंग के लिए पर्पस के लिए, शैल बियर अ क्लियर प्रोमिनेंट एंड लेजिबल लेबल सच एज एआई जनरेटेड। ठीक है, मतलब वो ना एक्चुअल में वहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है, ठीक है, लेबल होना चाहिए। डिजिटली इन्हांस्ड और सिंथेटिक कंटेंट कवरिंग एटलीस्ट 10% ऑफ विजिबल डिस्प्ले एरिया। 10% जो एआई जनरेटेड जो लिखा हुआ है ना, वो 10% ऑफ द विजिबल डिस्प्ले लेना चाहिए, मतलब 10% उस डिस्प्ले का 10% एरिया लेना चाहिए, और 10% ड्यूरेशन फॉर ऑडियो कंटेंट, और 10% एज इन लेना चाहिए कि ये मतलब एज इन कोई भी अगर कुछ चालू होता है ना, इसे म्यूचुअल फंड का आप देखोगे कि नियमों के अधीन है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचे, दे यू शुड से समथिंग, वो 10% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो कंटेंट होना चाहिए। लेबल जो है, द लेबल जो इन केस ऑफ वीडियो कंटेंट शैल बी कैरिड एज अ पार्ट ऑफ टॉप हैंड ऑफ द स्क्रीन, मतलब टॉप हैंड में होना चाहिए स्क्रीन का। और एनी इंस्टेंस ऑफ AI altered image, audio, video, misinformation, manipulated content detected on official party handle shall be taken down 3 hours of being notified or report। मतलब इनकेस अगर वो AI जनरेटेड कोई भी इमेज, वीडियो कुछ भी लाते हैं और अगर कंप्लेन हो गया तो आपको 3 घंटा के अंदर उसको आपको डाउन करना होगा, ठीक है, आप उसको फिर से कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, है ना। उसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये इंश्योर करता है कि पर्सन जो है, मतलब पर्सनल डेटा जो है, ये बेसिकली प्रोसेस्ड अनलॉफुली बाय डेटा फिड्यूशरीज इंक्लूडिंग AI कंपनीज विथ यूजर्स कंटेंट एंड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड। डीप फेक जो है यूज़ करता है, मतलब यूजिंग पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट। अब देखो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ये बेसिकली एम्पावर करता है एजेंसी को कि वो इशू कर सकते हैं नोटिस जो रिमूवल के लिए होगा या फिर डिसेबलिंग होगा एक्सेस टू अनलॉफुल कंटेंट, ठीक है, मतलब अनलॉफुल कंटेंट है तो आप उसको डिसेबल कर सकते हो, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, वैसा कुछ ये ले आ सकता है, इंक्लूडिंग द डीप फेक अंडर IT एक्ट रेड विथ IT रूल 2021। अब देखो अदर में देखते हैं सहयोग पोर्टल फॉर 14C नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल या फिर सर्टिन एक्सेट्रा। अब ग्लोबल में देखते हो तो EU AI एक्ट मैंडेट वाटर मार्किंग फॉर सिंथेटिक कंटेंट। डेनमार्क प्रपोज करते हैं कि न्यू डिफेक लेजिस्लेशन जो है एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल कॉपीराइट लॉ होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल राइट्स को फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ AI जनरेटेड डिफेक। चाइना जो है रोल आउट कर रहा है अपना AI लेबलिंग रूल। मतलब AI लेबलिंग रूल का मतलब क्या होगा कि लेबल रहेगा कि AI जनरेटेड वीडियो है, मतलब अंडर विच कंटेंट जो प्रोवाइड करेगा मस्ट नॉट डिस्प्ले क्लियरली लेबल टू आइडेंटिफाई द मटेरियल इज क्रिएटेड बाय AI, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो
वे फॉरवर्ड देखते हैं तो डिजिटल फ्रेमवर्क में एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन होना चाहिए फॉर एआई कंटेंट, जो बेसिकली डिटेक्ट करेगा, साथ ही साथ यूज़ करेगा, डेवलप करेगा बेस्ड ऑन 3 पिलर, जो स्टैब्लिश करेगा डिजिटल प्रिविलेंस फ्रेमवर्क सिमिलर टू आधार, जो एम्बेडेड है, मतलब एम्बेडिंग द इनविजिबल येट वेरीफिएबल सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेट कंटेंट। उस वक्त कमेंटिंग टायर्ड और अकाउंटेबिलिटी, मतलब दैट assigns the responsibility based on the role and influence of प्लेटफॉर्म मैनेजिंग द सिंथेटिक मीडिया। अब प्रमोट करना है एआई लिटरेसी को, जो एम्पावर करेगा सिटीजन को टू रिकॉग्नाइज द मैनिपुलेशन। गवर्नेंस आर्किटेक्चर में देखा जाए तो डेवलप करना है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज टेक्निकल प्रोटोकॉल और रॉबस्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो स्ट्रेंथन करेगा एआई कंटेंट को, मतलब एआई कंटेंट डिटेक्शन, साथ ही साथ बैलेंस करेगा प्राइवेसी और एथिकल कंसिडरेशन को। वाटर मार्किंग अब देखोगे तो एआई वाटर मार्किंग जो है वो प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन किसके लिए, जो एम्बेडेड करेगा आइडेंटिफाइबल मार्क्स और एआई जनरेटेड कंटेंट को। फिर से वाटर मार्क मतलब क्या किया जाएगा, मतलब बैकग्राउंड में किस तरह का कुछ लेबल रहेगा कि ये एआई जनरेटेड है, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। उसके बाद सर्व करेगा एज अ डिजिटल सिग्नेचर में द अरेस्ट फॉर द कंटेंट ओरिजिन एंड आइडेंटिटी। एग्जाम्पल देखोगे तो चाइना का मैंडेटरी एआई लेबलिंग रूल्स। साथ ही साथ स्टैब्लिश करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड किसके लिए, एआई जनरेटेड कंटेंट डिटेक्शन के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एआई जनरेटेड इमेज को आप डिटेक्ट कर पाओ। फिर वर्क टूवर्ड्स द अलाइनिंग डोमेस्टिक फ्रेमवर्क विथ इंटरवेंशन विथ इंटरनेशनल बेंचमार्क। साथ ही साथ पीरियोडिकली रिव्यू करना है पॉलिसी को, जो इंश्योर करेगा रॉबस्ट और एडेप्टिव गवर्नेंस इन द एआई इकोसिस्टम। उसके बाद मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच में अडॉप्ट करना है एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसके लिए बाय एक्टिवली इन्हांस करना है, एंगेज करना है गवर्नमेंट बॉडीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, रिप्रेजेंटेटिव को, एकेडमिया को और सिविल सोसाइटी को इन कंसल्टेशन टू आइडेंटिफाई एंड शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एआई कंटेंट डिटेक्शन। आप कंक्लूजन में देखोगे तो इंडिया जो है स्टेप कर रहा है इनटू एरा ऑफ एआई गवर्नेंस, जो हार्मोनाइज करेगा डोमेस्टिक रेगुलेशंस को, ठीक है, विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। मतलब देखो इंडिया का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहेगा या फिर अपना स्टैंडर्ड जो रहेगा वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ इसको मैचअप करना पड़ेगा, जो फॉस्टर करेगा, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा इनोवेशन का, फ्रेंडली सेफगार्ड और इन्हांस करेगा पब्लिक एआई लिटरेसी को will be साथ ही साथ पब्लिक एआई लिटरेसी विल बी क्रूशियल टू बिल्ड अ सेफ ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन स्पेस, जो अपहोल्ड करेगा बहुत क्रिएटिविटी एंड इंटीग्रिटी को, है ना। अब देखो रेगुलेशन क्या है इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब इट हैज़ वॉइस्ड डीप कंसर्न, मतलब बताया है, प्रॉब्लम जताया है ओवर गैप्स इन इंडिया का ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन फॉलोइंग द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेमिनेटेड कफ सिरप। देखो देखा जाए तो मोर न्यूज़ में इंडिया का ड्रग रेगुलेटर जो है हैज़ आइडेंटिफाइड दैट कंटेमिनेटेड कफ सिरप जो है, जैसे कि कोल्ड ड्रिफ, जैसे कि श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स या फिर रेप्सीफ्रेश या फिर रेडनेस फार्मास्यूटिकल्स एंड रेल लाइफ दैट इज शेफ फार्मा, ये सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें हुआ क्या कि रेगुलेशंस ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स इन इंडिया में सबसे पहले ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, ये बेसिकली गवर्न करता है इंपोर्ट किस तरह इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है ड्रग्स को और कॉस्मेटिक्स इन इंडिया में। ये इंश्योर करता है कि ड्रग्स जो है वो अपना रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मीटअप करे ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। अब स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी देखा जाती है बेसिकली एम्पावर करता है, जो ग्रांट करेगा लाइसेंस, कंडक्ट करेगा इंस्पेक्शन को और इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द ड्रग लॉ एट द स्टेट लेवल। अब देखो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये है क्या, देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी NRA ऑफ इंडिया। देखा जाए तो अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट CDSCO जो है, मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ड्रग को हम अप्रूव करें, कंडक्ट करें क्लिनिकल ट्रायल, मतलब उसको हम क्लिनिकली देखें कि वो सही है गलत है, ले डाउन करेगा स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग किस स्टैंडर्ड का है, कंट्रोल करे कि क्वालिटी ऑफ द ड्रग, जो इंपोर्टेड ड्रग जो है ना इन द कंट्री, वो किस क्वालिटी का है, सही है या गलत है। उसके बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA जो है, ये क्या करता है, ये एनफोर्स करता है प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स और प्राइस कंट्रोल, मतलब बेसिकली ये प्राइस कंट्रोल और प्रोविजन को देखभाल करता है। उसके बाद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP जो है, ये बेसिकली शेड्यूल M ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो प्रिस्क्राइब करता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है GMP जो है, जो अलाइन करता है विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन के साथ, है ना, मतलब इंडिया का रेट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रेट दोनों सेम हो।
अब देखो यहाँ पे की चैलेंजेस से पहले एक बार देख लेते हैं डेटा बैंक ये है क्या। देखो स्टेटस ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखा जाए तो ग्लोबल रैंक में अगर आप देखते हो तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली, ये बाई वॉल्यूम है, और 14th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाई वैल्यू। मतलब इसका क्या वैल्यू है तो 14th रैंक में है, और वॉल्यूम कितना ताकत में ये बेसिकली होता है तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। अब देखो मार्केट वैल्यू देखोगे तो $50 बिलियन 23-24 में देखा गया है। और ग्लोबल सप्लाई देखोगे तो इंडिया जो सप्लाई करता है 20% ऑफ द वर्ल्ड जेनरिक मेडिसिन, मतलब वर्ल्ड में जितना जेनरिक मेडिसिन है उसका 20% इंडिया सप्लाई करता है। अब की चैलेंजेस क्या है जो लीड करता है केसेस ऑफ स्पूरियस ड्रग्स इन इंडिया। तो चैलेंजेस क्या है, देखो सबसे पहले रेगुलेटरी गैप, तो रेगुलेटरी गैप नहीं होने के कारण खराब ड्रग भी एज इन मार्केट में आ जाता है, वो खराबी कर रहा है। देखो ओवरसाइट ऑफ CDSCO जो है एंड स्टेट अथॉरिटीज इन इनकंसिस्टेंट एंड फ्रैगमेंटेड रिजल्ट करता है वीक मॉनिटरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। उस पर टॉक्सिक कंटामिनेशन और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन में एग्जांपल देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिखाता है कि कुछ कफ सिरप ऐसे भी हैं जिसके पास टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे कि डाइथाइलिन ग्लाइकोल DEG, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फाउंड इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। फिर पुअर क्वालिटी कंट्रोल अब देखोगे तो लैप्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इनएडिक्वेट लैब टेस्टिंग और फेलियर टू एडहर टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP, ये अलाउ करता है अनसेफ ड्रग टू रीच द मार्केट। सप्लाई चेन एंड स्टोरेज यूज में अब देखोगे तो इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन जो है और पुअर कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा मेडिसिन को, मेक देमसेल्फ अनसेफ। फिर एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी रिकॉल लॉ, ये बेसिकली इंडिया जो है वो लैक करता है बाइंडिंग नेशनल लॉ में। मतलब ये ना इसके पास बाइंडिंग नेशनल लॉ नहीं है जो मैंडेट करे रिकॉल करे सब्सटेंस या फिर ड्रग्स का। इसके बाद ए मेजर डिस्कस्ड सिंस 1976 बट नेवर इम्प्लीमेंटेड, मतलब एक मेजर है जो डिस्कस किया गया 1976 से लेकिन कभी इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया इस तरह का मेजर। फिर राइजिंग थ्रेट और ऑनलाइन स्पूरियस ड्रग में WHO जो है वार्न करता है कि 1 in 10 मेडिसिन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर सबस्टैंडर्ड और फॉल्सफाइड। मतलब 10 में से एक मेडिसिन जो है ना इन मिडिल इनकम कंट्रीज वो सबस्टैंडर्ड है या फिर गलत है। विद ऑथराइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म जो है ऑथराइज्ड है लेकिन ड्रग गलत है, बिकमिंग अ मेजर चैनल फॉर देयर स्प्रेड। रिकमेंडेशन क्या है तो देखो स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर 2024-25 ये क्या करता है, ये एम्फेसाइज करता है कि जो है नीड फॉर अर्जेंट एंड कॉन्क्रीट मेजर्स जो स्ट्रेंथ करेगा इन्फोर्समेंट, रेगुलेटरी ओवरसाइट और पब्लिक अवेयरनेस को, जो कॉम्बैट करेगा स्पूरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को। रिगरस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में देखा जाए तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है ये एक ड्रग रूल है 1945 में जो कि इन्फोर्स किया गया है रिगरसली अक्रॉस द कंट्री, जो एलिमिनेट करेगा मीनांस ऑफ स्पूरियस एंड अडल्ट्रेटेड ड्रग। स्विफ्ट लीगल एक्शन और स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज में देखा जाए तो कंडक्ट करना है प्रॉम्प्ट प्रोसिक्यूशन, इम्पोज करना है स्ट्रिक्टर पेनल्टीज और शट डाउन करना है नॉन कॉम्प्लीमेंट एंड मैन्युफैक्चर्स। स्ट्रेंथ करना है मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शंस को, दैट इज इंश्योर करना है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, टाइमली इंस्पेक्शन और फुल कॉम्प्लायंसेस स्पेशली इन हाई रिस्क रीजन। अब देखो लीगल एनफोर्समेंट देखते हो या फिर GDP गाइडलाइन के हिसाब से तो देखो CDSCO जो है उसका गाइडलाइन और गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस है GDP, ये लीगली इन्फोर्स्ड है टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये लीगली इन्फोर्स किया जाता है कि आप क्वालिटी जो ड्रग्स का है ना उसको आप मेंटेन करो, लेकिन थ्रू आउट द सप्लाई चेन, लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब देखो इन्हांस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, तो ये रिकमेंडेशन तो बेसिकली क्या क्या करना चाहिए वो बता रहा है। तो देखो स्ट्रेंथन करना है कोलैबोरेशन को किसके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ और रेगुलेटरी एजेंसी के साथ, सो दैट डिसमेंटल द नेटवर्क प्रोड्यूसिंग द काउंटरफिट ड्रग, मतलब वैसे जो ड्रग जो खराब तरीके से बना रहे हैं उसको आप डिसमेंटल मतलब उसको रोक पाओ। उसके बाद इन्हांस्ड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, मतलब स्ट्रेंथन करना है कोलैबोरेशन को किसके साथ, विद लॉ एनफोर्समेंट और रेगुलेटरी एजेंसी जो बेसिकली डिसमेंटल करेगा नेटवर्क प्रोड्यूसिंग द काउंटरफिट ड्रग। ओफो दिक्कत है। उसको एनफोर्स करना है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP, मतलब इम्प्लीमेंट करना है अपडेटेड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एट अर्लीस्ट। और नेशनल अवेयरनेस कंप्लायंस सबसे पहले लॉन्च करना है एक नेशनल अवेयरनेस कैंपिंग एक लॉन्च करना है जो एजुकेट करेगा कस्टमर को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अबाउट आइडेंटिफाइंग द काउंटरफिट मेडिसिन और रिपोर्टिंग वायलेशन। अब देखो ट्राइबल गवर्नेंस में, तो ट्राइबल गवर्नेंस सबसे पहले आएगा कि स्पेशल ग्राम सभा ने हेल्ड किया अक्रॉस, मतलब स्पेशल ग्राम सभा हेल्ड हुआ 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस और टोलाज में। ठीक है, फिर से स्पेशल ग्राम सभा हेल्ड अक्रॉस, ये हुआ 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में और टोलाज में, जो अडॉप्टेड ट्राइबल विलेज विजन 2030। तो ये क्या अडॉप्ट कर रहा है, ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन एज अ पार्ट ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत एक डिक्लेरेशन जो है जिसका नाम है ट्राइबल विलेज विजन 2030, ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया है 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज में, है ना, थ्रू ग्राम सभा। अब देखो
की फीचर आप देखते हो ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन का, तो विलेज लेवल प्रायोरिटीज़ मतलब जो भी डिक्लेरेशन है वो आउटलाइन किया गया है, और एक्शन गोल्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड, सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द विलेज लेवल। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देखते हो तो स्टैब्लिश करना है आदि सेवा केंद्र इन ईच, मतलब हर विलेज में, और सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर होना चाहिए। मतलब कोई भी सिटीजन को अगर इनकेस प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार में उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, सिंगल विंडो, उसको बार बार दर बदर इधर उधर भटकना ना पड़े। विथ विलेज कंट्रीब्यूटिंग 1 आवर पर वीक ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज आदि सेवा समय। अब आदि कर्मयोगी अभियान जो है ये बेसिकली क्या है, एक नेशनल मूवमेंट है जो बिल्ड कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब अलग अलग स्टेट्स में, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब समझ रहे हो ना, सेंट्रल मतलब एक ही जगह सारा पावर है, या फिर डिसेंट्रलाइज अलग अलग पावर को बांट दिया गया है ट्राइबल लीडरशिप के लिए और गवर्नमेंट इकोसिस्टम के लिए। कवरेज आप देखोगे तो बेसिकली एक मार्क करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम, जो कवर करेगा 11 करोड़ सिटीजन को और 30 स्टेट्स और यूटीज़ में। ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप मिशन है, इसके अंतर्गत आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। की ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, तो ट्रेन करना है, मोबिलाइज करना है 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर को अक्रॉस 1 लाख विलेजेस इन 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, और फैसिलिटेट करना है विलेज विजन 2030 प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्शन प्लान, और प्रमोट करना है लास्ट माइल कन्वर्जेंस एंड इफेक्टिव सर्विसेज डिलीवरी। कैप्चर करना है, एम्पलीफाई करना है वॉइस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, और 3 पिलर ऑफ लीडरशिप में आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी और आदि साथी भी है। ट्राइबल गवर्नेंस अब देखते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सबसे पहले ये मिला था कब, मतलब कब ये इसकी खोज कब हुई थी, 1999 में, जो प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू इंटीग्रेट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द पंचायत मतलब एक्सटेंशन ऑफ द पंचायत एक्ट 1996 मतलब पेसा, मतलब एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल एरिया, पेसा का फॉर्म यही होता है। बेसिकली सीक करता है मतलब खोजता है और एम्पावर करता है ट्राइबल कम्युनिटी को इन प्रैक्टिस सेल्फ गवर्नेंस, साथ ही साथ प्रिजर्व करता है उनके कोर बिलीव्स को, वैल्यूज़ को और वे ऑफ लाइफ इन शेड्यूल्ड एरिया। ये बेसिकली एम्पावर करता है ग्राम सभा को, जो देता है अथॉरिटी किसको, ओवर द रिसोर्सेज, लैंड ट्रांसफर मतलब किस में अथॉरिटी देता है, किस किस टॉपिक में अथॉरिटी देता है कि आप रिसोर्सेज पे क्या आपका अथॉरिटी है, लैंड ट्रांसफर में क्या अथॉरिटी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्सेट्रा में। 5th और 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 6th शेड्यूल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी टू ट्राइबल एरिया इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, ATMM, ठीक है, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM एज एन ATMM, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। वहीं पे 5th शेड्यूल जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट्स एक्सेप्ट डोट मेंशन इन द 6th शेड्यूल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमरी ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, जैसे देखो आदिवासी सभा, ट्राइबल पंचायत, ये बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है जो कंटिन्यू करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए इन मीनिंगफुल रोल इन इंटीग्रल गवर्नेंस, कल्चर, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन ट्राइबल कम्युनिटीज़, साथ ही साथ को एग्जिस्टिंग विद द फॉर्मल पंचायत इंस्टीट्यूशंस। अब रीज़न क्या है जो प्रमोट करेगा ग्रासरूट पॉपुलेशन इन गवर्नेंस, सबसे पहले इंक्लूसिवनेस। देखो जब पीपल गवर्नेंस से पार्ट लेते हैं ना तो दे फील मोर कनेक्टेड विद द वैल्यूज़, है ना, ये एक रीज़न है जो प्रमोट करेगा ग्रासरूट पॉपुलेशन इन गवर्नेंस। देखो सोशल ऑडिट्स इन मनरेगा वो क्या करता है, वो लोकल कम्युनिटी को स्पेशली जो पुअर है ना उसको देखते हैं कि कैसे हाउ फंड्स आर यूज्ड एंड इंश्योर्स देयर नीड एंड एड्रेसेस। ट्रस्ट बिल्डिंग एक तरह का भरोसा आता है, मतलब एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है प्रोग्राम जो है फॉस्टर करता है ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उनको भरोसा होता है। फिर फॉर एग्जांपल ग्राम सभा फॉस्टर द कम्युनिटी ट्रस्ट इन ग्रासरूट लेवल। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी में देखा जाए तो फॉर इंस्टेंस राइट इन्फॉर्मेशन जो है एम्पावर करता है सिटीजन को बाय प्रोवाइडिंग देम इन्फॉर्मेशन टू होल्ड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। उसके बाद रेस कंसर्न एग्जाम्पल देखा जाए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA जो है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ जो कॉमन पीपल को एक्सप्रेस कर सके उसको ओपिनियन को ऑन एडवर्स इफेक्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशूज़। सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो प्रोवाइड करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन, चैलेंज करता है एज ओल्ड मार्जिनलाइजेशन को और एम्पावर करता है लीडरशिप रोल्स को। अब इशू क्या है ट्राइबल गवर्नेंस में, तो गैप्स इन पैसा इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले बहुत सारे स्टेट जो हैं वो क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं पैसा प्रोविजन इन द स्टेट लॉ एंड देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी अमंग द लोकल ऑफिशियल्स। और लेकिन वो अडॉप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी और अवेयरनेस नहीं होता है और कम्युनिटीज़ अबाउट देयर राइट्स इन पैसा अंडर पैसा। देखो एग्जाम्पल देखा जाए तो डिस्पाइट बिगिनिंग फॉर्म इन 1996 झारखंड जो है अभी भी पैसा मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो बहुत प्रॉब्लम है ना।
अब देखो लिमिटेड वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत लिमिटेड ही होता है। देखो स्टडी जो है उसमें क्या मिला है कि फॉर्मल ग्राम पंचायत सिस्टम जो है उसके पास ऐसा कोई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइबल वॉइस नहीं है, ठीक है। मतलब ग्राम सभा के पास कोई ऐसा इंसान नहीं है कि ट्राइबल वॉइस को वो आगे ले आ पाए, कि ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनके प्रिजर्वेशन कल्चर को कैसे आप प्रिजर्व कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए दिक्कत है। तो मोर ओवर 5th शेड्यूल्ड स्टेट जैसे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो प्योरली एडवाइजरी है एंड हैव लार्जली बीन इनइफेक्टिव इन मोस्ट केसेस, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। लैंड एलिनिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट में तो बहुत सारे एरिया ट्राइबल्स आर वल्नरेबल टू लूज देयर लैंड टू आउटसाइडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ट्राइबल जो है अपना लैंड भी बहुत ज़्यादा लूज कर दे रहा है। इवन इन द रीजन विथ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लाइक 6th शेड्यूल एरिया, लैंड एलिनिएशन, डिस्प्लेसमेंट, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, ये भी देखा गया है। अब देखो पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स में पॉलिसीज में देखा गया है कि स्कीम जो है टारगेट करता है ट्राइबल वेलफेयर को, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ऑफर करता है सफ़र करता है वीक एग्जीक्यूशन को। ज़्यादा 38% ऑफ, मतलब ओवर 38% ऑफ FRA जो है वो क्लेम करता है कि लैंड जो है वो हैज़ बिन रिजेक्टेड टिल नवंबर 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट। सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन देखा जाए तो पॉवर्टी लेवल आर वेरी हाई, अबाउट 45% ऑफ ट्राइबल रूरल एरिया इन 24% इन अर्बन एरिया live below the poverty line. Many are excluded from economic opportunities due to low education level, जैसे कि लिटरेसी रेट ऑफ 6th शेड्यूल ट्राइबल इन इंडिया 72.1% अकॉर्डिंग टू PLFS रिपोर्ट 2022। स्टेप्स क्या लिया गया है? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये बेसिकली PM जनमन इसको बोला गया है। एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, 75 PVDGs के लिए है ये बेसिकली PM जनमन, जो रहते हैं 18 स्टेट्स एंड 1 UT में। उसके बाद दूसरा है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, दैट इज DAJGUA, बेसिकली मिशन है जो क्या करता है? डेवलप करता है, इनेबल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन्हांस करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इन सेलेक्टेड ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज, जो बेसिकली पॉपुलेशन उसका कितना है 500 और मोर, और एटलीस्ट 50% ऑफ ट्राइबल रेसिडेंट्स एज वेल एज विलेज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विद अ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 50 और मोर। फिर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब DAPST, ये बेसिकली देखा जाए तो अंडर 8 बिसाइड्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर 41 मिनिस्टर्स जो हैं, डिपार्टमेंट जो हैं, आर एलोकेटिंग द सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल स्कीम बजट एवरी ईयर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। उसके बाद PM आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY, ये बेसिकली एम करता है एट ट्रांसफॉर्मिंग द विलेज विथ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इनटू द मॉडल विलेज आदर्श ग्राम कवरिंग अबाउट 40% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। उसके बाद साथ ही साथ डेवलप करना है एजुकेशन को, जैसे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, नेशनल फेलोशिप स्कीम है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ये बेसिकली स्कीम है किसके लिए? टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है, बेसिकली प्रोवाइड करता है बच्चों को। प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे वन धन विकास केंद्र, एक सैंक्शन है ऑफ 4465 वन धन विकास केंद्र अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड, ये क्या करता है? ये आउटलेट करता है, मतलब 118 ट्राइब्स इंडियन आउटलेट्स, ठीक है। देखो ट्राइबल विलेज विजन 2030 जो है और आदि कर्मयोगी अभियान, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट कहाँ पे? इंडिया के अप्रोच में कि अब किस तरह ट्राइबल पीपल को डेवलप कर पाओ, और फ्रॉम टॉप टू डाउन वेलफेयर मॉडल टू बॉटम टू, मतलब टॉप टू डाउन नहीं, रादर बॉटम, नीचे सब जाइए, ग्रास रूट से जाइए ऊपर में कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह कम्युनिटी लेड गवर्नमेंट होना चाहिए। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025। देखो बेसिकली देखा जाए तो रूल जो है नोटिफाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT को, जो बेसिकली ऑपरेशनलाइज है, जो प्रमोट करेगा और रेगुलेट करेगा ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को। देखो एक्ट जो है वो कैटेगराइज करता है ऑनलाइन गेमिंग को 3 भाग में, ठीक है। देखो सबसे पहले है E-स्पोर्ट, दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। देखो ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है ऑल फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स। देखो बेसिकली प्रॉब्लम ना यहाँ पे मनी गेम यहाँ पे आया है, ऑनलाइन मनी गेम, जैसे कि ड्रीम 11, माई 11, ये सब है ना, और कुछ था, ये सब सबको देखो आपको दिख नहीं रहा हो, ये कहीं भी नहीं है। बेसिकली प्रोवाइड करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन मनी गेम, एग्जांपल पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, वाइल ओनली अलाउइंग द ऑनलाइन सोशल और ई-स्पोर्ट्स अलाउड है और ऑनलाइन सोशल गेम अलाउड है, ठीक है। अब देखो मनी गेम में बहुत ज़्यादा लोग पैसा फंसा देते हैं ना, वो जुआ टाइप का हो जाता है, परेशानी है भाई। वो ई-स्पोर्ट्स में तो आप लोग छोटे से खेल रहे हो, मोस्ट वांटेड भी ई-स्पोर्ट्स होता है। ई-स्पोर्ट्स वो एक कंपनी है, ई-स्पोर्ट्स उस तरह ऑनलाइन गेम हो सकता है, जैसे क्रिकेट ऑनलाइन आप खेल रहे हो ना, वो हो सकता है। देखो की हाईलाइट
हाईलाइट्स ऑफ द रूल्स आप देखते हो तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI जो है ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है। ये इस्टेब्लिश करेगा, जो रेगुलेट करेगा ऑनलाइन गेम्स को, मेंटेन करेगा रजिस्ट्री को, और साथ साथ डिसाइड करेगा कि वो लीगल है कि नहीं है, और इम्पोज करेगा पेनल्टी। साथ साथ ये क्या करेगा, ये देगा, इट विल गिव चेयरपर्सन 5 अदर मेंबर्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। रजिस्ट्रेशन क्या है गेम का, बोथ सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट जो है ये रजिस्टर करेगा विथ OGAI और सीक करेगा वैलिड सेंटर ऑफ रेगुलेशन। 3 टायर्ड ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म जो है, मतलब एवरी रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट्स प्रोवाइडर जो है ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा फंक्शनल ग्रीवियंसेस रिडर्सल मैकेनिज्म, किसके लिए, फॉर यूजर्स कंप्लायंस। साथ साथ अपील करेगा, मतलब अपील जो है वो किस पे बनेगा जो ग्रीवियंस अपील कमिटी है एंड देन टू अथॉरिटी। वायलेशन आप देखोगे तो ड्राफ्ट रूल जो है बेसिकली प्रपोज करेगा कि आपको किस तरह टू मेक द वायलेशन ऑन नॉन वेलेबल ऑफेंसेस। साथ ही साथ होल्ड करेगा एंटायर कंपनी स्टाफ लाइबल फॉर फेस लिफ्टिंग एनी ब्रीच। अब देखो अदर इनिशिएटिव देखते हैं अगेंस्ट द ऑनलाइन गेमिंग रिस्क में। सबसे पहले IT एक्ट 2000 सेक्शन 69A ये बेसिकली ब्लॉक करेगा इलीगल साइट्स को, ऐप को, जैसे कि 1524 ब्लॉक ड्यूरिंग द 2022-25। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 ये बेसिकली पेनलाइज करेगा अनलॉफुल गेमिंग साइबर क्राइम सेक्शन 111 112। फिर IGST एक्ट 2017 ये बेसिकली रेगुलेट करेगा इलीगल ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये बेसिकली प्रोहिबिट करेगा मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टीजमेंट। अब पोस्टल बैलेट में देखते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन पेनल्टीमेट्स राउंड ऑफ EVM, ठीक है, अल्टीमेट राउंड ऑफ EVM काउंटिंग जो है वो शैल बी टेकन अप ओनली आफ्टर द कंप्लीट काउंटिंग ऑफ द पोस्टल बैलेट आपको समझ में आता होगा। बेसिकली ये अलाउ करता है वोटर को कि अपना वोट कास्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट से, जो अवॉइड करता है नीड टू विजिट द पोलिंग स्टेशन फिजिकली, मतलब फिजिकली आप पोलिंग स्टेशन में नहीं जाना पड़ेगा, आप बाहर से दूर दराज से ही। अब देखो इसमें भी बहुत सारा है कि कौन से लोग दे सकते हैं। तो देखो लीगल फ्रेमवर्क आप देखोगे ना तो गवर्नड बाय कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एलिजिबिलिटी आप देखोगे तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशल वोटर है और एब्सेंटी वोटर है, सीनियर्स अबव 85, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, जो कि अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इलेक्शन ड्यूटी पर्सनल के अंतर्गत आता है। अब देखो 2 तरह का वोटर होता है, एक सर्विस वोटर होता है, एक स्पेशल वोटर होता है। तो सर जो कि पोस्टल बैलेट को एज एन अवेल कर सकते हैं। तो सर्विस वोटर जो होता है ना वो वैसे मेंबर होते हैं जो आर्म्ड फोर्स में या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में काम करते हों, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या मतलब गवर्नमेंट सर्विस हो जो अब्रॉड में पोस्टेड हो, वो सर्विस वोटर हैं। और स्पेशल वोटर वो हैं जो इंक्लूड करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर हाई रैंकिंग डिग्निटरीज एक्सेट्रा एज देयर स्पॉस। तो ये लोग एज इन पोस्टल बैलेट का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, दे कैन वोट विद द हेल्प ऑफ पोस्टल बैलेट।